नमस्कार। क्या आप घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन बैंक के लोन की बड़ी बड़ी ईएमआई को देखकर आपका पसीना निकल जाता है? तो परेशान मत होइए, क्योंकि घर खरीदारों के लिए ये साल एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। जी हाँ, आपकी ईएमआई कम होने वाली है। दरअसल आरबीआई ने रेपो रेट फिर से घटा दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने पिछली 2 बैठकों में पॉलिसी रेट में ½ की कटौती कर दी है। इसकी आपकी ईएमआई पर ना इसका खासा असर होने वाला है। तो जो लोग अब घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये उनका हौसला क्या बढ़ाएगा, आज हम इसी में बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ और आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं कम हो रही होम लोन की ईएमआई के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में हम किस किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो हम आज बात करेंगे कि कितनी घट रही है आपके होम लोन की ईएमआई। तो आपका बैंक आपकी ईएमआई घटाएगा या नहीं, ये भी हम बात करेंगे। और क्या करें, होम लोन अपना ट्रांसफर करा लें कि क्या किया जाए, और अब कैसे मिलेगा आपको सस्ता होम लोन। तो शो में हम ये सारे सवाल उठाएंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ना हम एक काम करते हैं, जरा बीना जी की दुविधा को समझ लेते हैं। आगरा की 35 वर्षीय बीना कई साल से सपना संजो रही थीं कि एक अपना घर भी होना चाहिए, लेकिन कभी प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों और कभी महंगे लोन की ईएमआई ने उनके सपनों को पूरा नहीं होने दिया। घर के खर्चों और बच्चों की फीस की वजह से वो हमेशा मन मार कर रह जाती और किराए के घर में रहने को मजबूर हो जाती। लेकिन अब वो एक बार फिर से सपना देख रही हैं, अपना आशियाना बनाने का सपना। आरबीआई ने लोन सस्ता करके उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखा दी है। तो क्या ये सही समय है कि बीना अपने सपने को पूरा करें? तो कैसे आपके घर की ईएमआई कम होने जा रही है, कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले बता देते हैं, इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ टैक्स और इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट बलवंत जैन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आपका। धन्यवाद सर। एक अरसे के बाद ना अब ऐसा लग रहा है कि होम लोन की ब्याज दरें जो है वो कम होने जा रही हैं। ब्याज दरों में कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। आरबीआई 2 बार की बैठक में ½ की कटौती तो कर चुका है। इससे होम लोन ग्राहकों को आपको लग रहा है कि कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा मिलेगा? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि जो आरबीआई ने है समय समय पर जो है कि बैंक को कैसे लेंड करना चाहिए उस पर गाइडलाइंस दी है। पहले जैसे प्राइम लेंडिंग रेट था, फिर कॉस्ट ऑफ फंडिंग आ गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग आ गया, और जो अक्टूबर 2019 से आरबीआई ने सब बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग करें अपने जो लेंडिंग की, होम लोन वगैरह या दूसरे भी जो लोन है। जिन बैंक की एक्सटर्नल बेंचमार्किंग रेपो रेट से है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में जो बेंचमार्किंग है वो रेपो रेट से है। तो जैसे ही रेपो रेट घटेगा या बढ़ेगा, उस वैसे ही आपका जो होम लोन है या जो दूसरे लोन है जो बेंचमार्क्ड है रेपो रेट से, आपकी भी जो जब भी नेक्स्ट रिव्यू आएगा बैंक का, और आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बैंक्स को हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करना पड़ेगा। तो जब भी आपका रिव्यू ड्यू होगा तब ऑटोमेटिकली आपकी जो इंटरेस्ट रेट, जितना रेपो रेट कम हुआ है उसी हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और उसी तरह से आपकी जो या तो ईएमआई कम हो जाएगी या आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। अच्छा बलवंत जी, अभी हमने एक केस स्टडी देखी। बीना जैसे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ थोड़ा सा लोन जो है वो सस्ता हो जाएगा, तब हम घर जो है खरीद लेंगे। तो अब आपको लगता है कि एक सही वक्त आ गया है कि भाई अब लोगों को घर खरीदना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि आगे जाकर जो है उनको और सौगात मिल जाएगी और जो है लोन सस्ता हो जाएगा? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि जो होम घर खरीदने का जो निर्णय है वो बहुत कारकों पर निर्भर करता है। और जो अगर आप होम लोन सस्ता हो गया सिर्फ इसीलिए सोच रहे हैं, तो मैं सब व्यूअर्स को बता दूं कि होम लोन का जो प्रोडक्ट है वो लंबा प्रोडक्ट है, वो 20 साल 30 साल का प्रोडक्ट होता है। और उस दौरान इंटरेस्ट रेट के जो साइकिल होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है
और जब रिवर्स साइकिल में कम होना शुरू हो जाता है, तो वो ऐसे साइकिल कम से कम 3 साइकिल हो जाते हैं। तो आपको जो घर खरीदने का निर्णय है वो होम लोन की इंटरेस्ट रेट पे बेस नहीं करना चाहिए। मेरी राय में जब आपके पास में जो जितनी आपको मार्जिन मनी आपको पेमेंट करनी है, जो आपके हिस्से का भुगतान करना है, और जब आपको लगता है कि आप जितना होम लोन लेना चाह रहे हैं उसकी ईएमआई आप कंफर्टेबली चुका पाएंगे, तो आपको घर लेने का जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब होम लोन की इंटरेस्ट रेट पे तो कतई आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। इधर आप होम लोन की इंटरेस्ट रेट कम करने के इंतजार में बेटर है, इधर प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जा सकती है, तो उल्टा वो बोलते हैं कि नुकसान हो जाएगा, मतलब कई केसेज में आपको। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात जो है वो हमारे दर्शकों के लिए कही है कि भाई अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि लोन जो है सस्ता हो जाएगा, ईएमआई आपको कम पड़ने लग जाएगी, तो आपको बाकी फैक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ एक फैक्टर के पीछे जो है वो नहीं आपको ये सोचना चाहिए कि भाई अब मुझे घर खरीदना है, जैसा कि बलवंत जी बता रहे हैं। तो एक सवाल मेरा और है कि बैंक जो है जब रेट कट करेंगे तो इसका फ़ायदा जो है ये केवल सिर्फ नए खरीदारों के लिए होता है या पुराने ग्राहक जो है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? बैंक के नियम क्या कहते हैं बलवंत जी इसके बारे में? मैंने जैसे बताया आपको कि जो अक्टूबर 19 के बाद में जिन्होंने लोन लिए हैं सब ऑलमोस्ट आजकल लोन फ्लोटिंग रेट पे ही है जी। तो वो जो एक्सटर्नल जो बोरोइंग है उनकी जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग है उससे वो करते हैं। तो उसके जो जैसे रेपो रेट है, रेपो रेट पे स्प्रेड होता है, मतलब प्लस कुछ परसेंटेज 2%, 2.5%, 3% वो ऐड करके आपको इंटरेस्ट का रेट देते हैं। हाँ, बैंक जो नए कस्टमर्स हैं उनको एंटेज करने के लिए थोड़ा बेहतर रेट दे सकती है, परंतु वो भी कितनी देर तक दे पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेपो रेट है उससे कम रेट पे तो लैंड नहीं कर पाएंगी। तो इफेक्टिवली मेरे को लगता नहीं कि जो नए बोरोर है उनको भी कोई ज्यादा फायदा होता होगा। ओके। और आरबीआई जब रेपो रेट में दर में वृद्धि करता है तो मेरे को लगता है बाकी सबने भी ये देखा है कि बैंक जो होते हैं वो तुरंत जो होते हैं फटाफट ईएमआई बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम करने की बारी होती है तो बलवंत जी अक्सर ये देखा है कि बैंक जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये जो आप सिचुएशन बता रही है वो जब ये एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का जो लैंडिंग का रेजिम आया उसके पहले की बात है। मतलब जब जो पीएलआर पे होता था या कॉस्ट ऑफ फंडिंग के बेसिस पे होता था, तब तो जो आप सिचुएशन बता रही है तो बैंक जैसे रेट बढ़ गई, रेपो रेट बढ़ गई तो तुरंत बढ़ा दे देती थी, पर कम करने में वो थोड़ी सुस्ती दिखा देती थी। परंतु अभी जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग वाली जो लैंडिंग रेट है उसमें ये आपकी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो ऑटोमेटिक चेंज है ना, वो ऑटोमेटिक हो गया है, उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक किया गया है। तो जैसे ही आपकी जो एक्सटर्नल बेंचमार्क कम होता है, नेक्स्ट रिव्यू जब भी ड्यू होता है तब आपकी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम हो जाएगी। और इसी तरह जब रेपो रेट या जो भी दूसरा एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो जब बढ़ेगा तो आपकी जो लैंडिंग रेट है वो बढ़ जाएगी। मतलब अभी ये ऑटोमेट कर दिया है आरबीआई ने। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑटोमेट सब कुछ हो चुका है। द बोनस के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो हमें सवाल भेजते रहते हैं, तो बलवंत जी कुछ सवाल जो है वो हम ले लेते हैं। सूरत से प्रीति दवे ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले साल दिसंबर में होम लोन लिया था, क्या आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बलवंत जी, यही बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। हाँ, देखिए ऐसा पल्लवी जी, मैंने जैसे बताया ना कि अक्टूबर 2019 के बाद में जो भी लोन दिए गए हैं बैंक द्वारा वो मैंडेटेड है आरबीआई की, वो आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क से ही बेंचमार्क करना है। तो चूंकि इन्होंने तो लोन दिसंबर में ही लिया है, तो जब भी इनका रिव्यू पीरियड आएगा, रिव्यू की डेट आएगी और वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, तभी इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके। और अगला सवाल ले लेते हैं, रोहतक से है गोपाल फोगट का। वो कह रहे हैं कि मेरा 2 साल से होम लोन जो है वो चल रहा है, पुराने ग्राहकों के लिए लोन को अगर सस्ता कराना है तो प्रोसेस क्या होता है? अब देखिए ऐसा है गोपाल जी कि अगर आपको लगता है कि आपका बैंक आपसे ज्यादा
रेट ले रहा है और आपको कोई सस्ता रेट पे होम लोन देने को तैयार है, तो आप अपना जो होम लोन है वो दूसरा जो लेंडर है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ट्रांसफर करने के पहले आपको अब जो नए नए जो लेंडर है वहां पे क्या कॉस्ट होगी, यहाँ पे तो चूंकि वैसे सब लोन फ्लोटिंग रेट पे है जिसपे जो प्रीपेमेंट चार्जेज है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक लेवी नहीं कर सकती। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट वगैरह है वो कंसिडर करनी चाहिए। इसके अलावा आपको देखना है कि आपका कितना टेन्योर बचा है। अगर 6 महीने साल भर का ही अगर होम लोन बचा है तो ट्रांसफर कराने में कोई तुक नहीं है। परंतु अगर आपने रिसेंटली ही लिया है लोन और अगर 15-20 साल 18 साल अगर आपका टेन्योर बाकी है तो अगर आपको 0.25 0.35 बेसिस का भी फर्क पड़ रहा है तो आपको होम लोन ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगला सवाल ले लेते हैं, धर्मशाला से दीपक का है। वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसा पता लगेगा कि मेरे होम लोन की ईएमआई कितनी कम हो गई है, क्योंकि होता क्या है कि आरबीआई जब रेट लेके आता है तो अक्सर जो है वो कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में बलवंत जी हो जाता है कि भाई मेरे को कितना फ़ायदा होगा, कितनी मेरी बचत होने लग जाएगी। तो क्या तरीका है, कैसे जो है ये पता कर सकते हैं कि भाई इनकी ईएमआई जो है वो कितनी कम हो जाएगी? एक तो आप आपका जो लोन का डॉक्यूमेंट है उसमें देख ले कि रिव्यू पीरियड क्या है, और अगर अक्टूबर 19 के बाद में लोन लिया है तो आपको भी मालूम होगा कि आपका एग्जिस्टिंग रेट क्या है और जो रेपो रेट में कितना चेंज हुआ। उस हिसाब से आप कोई भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपकी जो ईएमआई है कितनी कम हो गई है। मतलब इफेक्टिवली मैंने जैसे बताया कि बैंक हर केस में ईएमआई कम नहीं करती है, मतलब वो दे कंटिन्यू विद द सेम ईएमआई, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट वगैरह भी दिया हुआ होता है स्पेसिफिक अमाउंट का, तो वो चेंज करने में वो प्रोसीजरल एसेल्स रहता है। तो बैंक जो पुराना ईएमआई है उस वही कंटिन्यू रखती है, परंतु आपका ऑटो इफेक्टिवली जो टेन्योर है वो कम हो जाता है। परंतु अगर आप ईएमआई कम करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा और उनको बोलिए कि मेरा टेन्योर यही रहने दीजिए, आप मेरा ईएमआई कम कर दीजिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और साथ ही बता देती कि बहुत सारे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ईएमआई कैलकुलेटर्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको आखिरकार कितना बेनिफिट होने जा रहा है। बलवंत जी आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा अभिषेक के पास चलते हैं और समझते हैं कि रेपो रेट कम होने से लोन जो है आखिरकार कितना सस्ता हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर किसी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया हुआ है तो पहले लोन की जो ब्याज दर थी वो सालाना जो थी 9% थी, लेकिन अब घटकर जो है 8.5% हो गई है। तो देखते हैं कि कितना आखिरकार जो है फायदा आपको मिल सकता है। थैंक यू पल्लवी। लोन एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है और अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो हल्की सी भी ब्याज दरों में कटौती हो तो एक बहुत बड़ी बचत भी इससे लोगों की हो सकती है। उस बचत को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यहाँ पर। अभी चार्ट पेश करने से पहले आपको बता दें कि ब्याज दर जो अभी घटाई है आरबीआई ने, ये इस साल दूसरी बार घटाई है। इससे पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई थी और उस वक्त 6.5% से घटाकर इसको 6.25% किया गया था। और इसके बाद अब लेटेस्ट में जो मीटिंग हुई है उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है और 6% इसको अभी कर दिया गया है। अब समझते हैं जरा ग्राफ से कि यहाँ पर अगर लोगों ने, जैसे कि आपने बताया कि 20 साल की अगर लोन ले रखा है तो उनकी बचत यहाँ पर कैसे हो सकती है अब जो नया जो रेपो रेट अगर जारी होगा उसके बाद। तो जैसे कि 30 लाख रुपए का किसी ने लोन ले रखा है तो फिर मौजूदा किस्त जो उसकी होगी अभी 26,247 रुपए की होगी और कटौती के बाद यानी कि जो बीपीएस जो घटाया गया है, मतलब कम किया गया है, उसके बाद जो कटौती के बाद जो ईएमआई बन के आएगी वो 25,071 रुपये हो जाएगी। मंथली बेसिस पे 1,176 रुपये की उसकी बचत होगी और कुल बचत अगर देखा जाए तो 2,82,000 रुपये की बचत होगी। ये 30 लाख रुपए के लोन पे है। वहीं अगर कंसिडर कर लें कि 50 लाख रुपए का अगर किसी ने लोन ले रखा है तो 43,745 रुपए की उसकी अभी करंटली जो किस्त जारी होगी वो इतनी होगी, जो ईएमआई होगी वो 43,745 रुपए की होगी। कटौती के बाद 41,785 रुपए की उसकी ईएमआई बनेगी, जिससे कि उसकी मंथली जो बचत होगी वो 1,960 रुपए की होगी और कुल बचत 4,70,000 रुपए की ओवरऑल जो उसकी बचत होगी वो इतनी हो जाएगी।
ये जो पूरा आपको मैं समझा रहा हूँ, ये फ्लोटिंग रेट वालों जिन्होंने आपका लोन ले रखा हो, फ्लोटिंग रेट पे जिनका लोन होगा उसके हिसाब से ये चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। वहीं अगर 70 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए, जिसका लोन अगर 70 लाख रुपए का होगा, तो फिर उनकी जो करंट EMI जो होगी वो 61,243 रुपए की होगी, और कटौती के बाद 58,499 रुपए की उनकी EMI बन जाएगी, जिससे कि उनकी जो बचत होगी वो 2,744 रुपए की होगी, और कुल जो बचत जो सेविंग निकल के आएगी वो 6,58,000 रुपए की होगी। ऐसे ही 1 करोड़ के लोन पे 9,40,000 रुपए की कुल बचत होगी, और 3,990 रुपए की मंथली बचत होगी। 1.5 करोड़ रुपए के लोन पे अगर देखा जाए तो कुल बचत 14,11,000 रुपए की होगी, और मंथली बचत जो होगी वो 5,880 रुपए की मंथली बचत होगी। ये राहत सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती है, क्योंकि आगे और भी उम्मीद की जा रही है कि RBI कम से कम इस साल जो होगा 2 बार और इसमें रेपो रेट में कटौती कर सकता है। कई सारे उसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टैरिफ फैक्टर्स भी जो हैं, और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ये सब चीज़ें आगे चल के हावी होती हैं तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं, जैसे कि क्रिसिल ने भी इसकी ओर अंदेशा जताया है कि आगे चल के 2 बार कम से कम इसमें ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेट्स सी कि आगे ये और बचत का फ़ायदा लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ इन आंकड़ों को साझा करने के लिए। बहुत अच्छी खबर जो है वो अभिषेक ने बताई है हमें, हम भी फिंगर क्रॉस कर रहे हैं कि भाई 2 बार और रेपो रेट अगर इसी तरीके से कम हो गई तो कहीं ना कहीं EMI जो है वो और सस्ती हो जाएगी। बलवंत जी, आपको भी लग रहा है कि साल खत्म होते होते जो है दो बार जो है और तोहफा मिल ही जाएगा होम बायर्स को? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट का साइकिल होता है, एक बार वो चढ़ाई पे होती है, फिर वो साइकिल पूरा होने पे वापस उतार पे होती है। तो अभी ये उतार पे आई है। अभी ये प्रेडिक्ट करें कि भाई साल खत्म होने के पहले 2 बार कम हो जाएगी या 1 बार कम हो जाएगी, वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, डोमेस्टिक इकोनॉमी वगैरह कैसे परफॉर्म करती है, बहुत सारे कारक है RBI के उस डिसीजन के पीछे। तो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर इंटरेस्ट रेट साइकिल उतार पे है, और भविष्य में जो इंटरेस्ट की रेट है वो कम जरूर होने वाली है। ठीक है, तो आपको भी लगता है कि कम ज़रूर होने वाली है। आपको लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट, जैसे थोड़ा सा अगर हम पिछले कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, अभी हमने कुछ आंकड़े देखे थे, प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो थोड़ी सी सुस्त पड़ी हुई थी, तो पहले क्वार्टर में इस सेगमेंट में जो है दबाव देखने को हमें मिल गया था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि RBI का ये छोटा सा कदम है, लेकिन जो एंड यूज़र होता है जब वो देखता है कि मेरी EMI थोड़ी सी कम हो गई है तो कहीं ना कहीं उसमें खुशी आ जाती है। वो सोचता है कि चलो भाई मार्केट भी शायद थोड़ी सी अभी आगे हो सकता है, कि पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं है कहा जा रहा कि कैसा रहेगा। तो अगर मार्केट डाउन होती है, थोड़ी सी EMI कम हो जाती है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। लोगों को लगता है कि घर खरीदने का फिर मन करेगा, या हो सकता है इन्वेस्टमेंट का मन करेगा प्रॉपर्टी में। देखिए ऐसा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो इजी होम लोन अवेलेबिलिटी या चीपर होम लोन अवेलेबिलिटी पे नहीं डिपेंड करती है, उसके जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक फैक्टर है, बरोबर है, और दूसरी भी जो कंडीशंस है वो इफेक्ट करती है, जो इकोनॉमी कौन से स्टेट पे है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट को रियल एस्टेट की जो पोजीशन या उसके परफॉर्मेंस से लिंक कर सकते हैं। ओके, और एक सवाल मैं और जानना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर होम लोन जो है वो ट्रांसफ़र कराना है, तो आपको क्या लगता है कब ट्रांसफ़र कराना चाहिए? लोन ट्रांसफ़र कराने से पहले नफ़ा नुकसान का हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करना चाहिए कि भाई मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर आपको जैसे बैकअप एनवलप बोलता हूँ कि आपको 0.25-0.35% का अगर डिफरेंस आता है, और अगर आपका होम लोन का टेन्योर थोड़ा लंबा है, मतलब कम से कम 5 साल से ज्यादा है, और आपको ट्रांसफर की जो कॉस्ट है, मैंने जैसे मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट होती है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो नया लेंडर है वो चार्ज करता है, प्रीपेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगेगी, तो वो आप कैलकुलेट कर दीजिए कि आपको कितना फायदा होने वाला है। वह जैसे आपने बताया कि EMI के बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपको ये इतना पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे ओवरऑल पूरे टेन्योर में कितना फायदा होगा, और उसके सामने आपकी क्या कॉस्ट है। जहां तक प्रोसेस का सवाल है, आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसको आप बोल सकते हैं कि मुझे मेरा लोन ट्रांसफर करना है,
जी। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कोई भी अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहता है, तो वो आपको एंटाइज करेगा, अरे क्यों कर रहे हैं। आप जब बताएंगे कि मेरे को कोई सस्ता लोन दे रहा है, तो ऐसी संभावना है कि वो जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वही आपको थोड़ा बहुत कम करके दे देगा। परंतु अगर एग्जिस्टिंग लेंडर एडमेंट है कि नहीं हम तो कम नहीं करेंगे, यही रेट चलेगा, तो आप उनको बोले फिर मेरे को आगे बढ़ना है, उसके लिए हेल्प कीजिए, तो वो आपको एक लेटर बना के, एक लेटर सर्टिफिकेट के फॉर्म में बना के देगा कि भाई वो फ्यूचर की डेट में 15-20 दिन महीने बाद में होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कि इस तारीख को इतना लोन का आउटस्टैंडिंग है और उतना उस लोन का पेमेंट करने पे, पेमेंट हो जाने पर यह लोन डिस्चार्ज माना जाएगा और जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह है वो हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। वो डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है वो ले जाके आपका जो लेंडर आपको सस्ती रेट पे लोन दे रहा है उनको दिखा दीजिए, और वो लोग जो जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग पुराने लेंडर ने आपको दिया है सर्टिफिकेट, उतने का पेमेंट उस बैंक को कर देंगे और बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाएगा। तो वो जो पुराना लेंडर है वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली नए लेंडर को हैंडओवर कर देगा। तो ये ब्रॉड प्रोसेस है लोन ट्रांसफर करने की, परंतु लेंडर टू लेंडर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है इसमें। ओके, तो लेंडर टू लेंडर वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। खैर, कुछ दर्शकों के सवाल बलवंत जी और ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, बहुत से पहले भी लोगों ने भेजे हुए हैं। तो उदयपुर से जगत का एक सवाल है जो आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि घर खरीदने के लिए बैंक प्रॉपर्टी का कितना फीसद जो है वो लोन देते हैं, और क्या लोन सस्ता होता देखकर जो है मुझे घर ले लेना चाहिए या कुछ अन्य फैक्टर्स देखने चाहिए। बलवंत जी, आप तो खैर बार बार यही कह रहे हैं और यही सवाल जो है वो आ गया, लेकिन ये जरा बताइए कि अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने जा रहा है, मान लीजिए 1 करोड़ का अगर वो घर है, तो बैंक जो है वो कितना मैक्सिमम लोन जो है वो दे सकता है, और शायद ये जानना चाह रहे हैं कि डाउन पेमेंट जो है वो मुझे कितनी जो है जुगाड़ इकट्ठी करनी होगी। देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से अगर लोन 30 लाख रुपए से कम है तो बैंक 80 से 90% तक का लोन दे सकती है, और अगर प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो 80% तक का लोन दे सकती है, और 20% जो है वो मार्जिन मनी लेंडर को अपना जो बोरोर है उसको अरेंज करनी पड़ेगी। और अगर 75 लाख से अगर ज्यादा है तो जो लोन का पोर्शन है वो 75% हो जाता है, और 25% जो है वो मार्जिन मनी जो बोरोर है उसको अपने सोर्स से कलेक्ट मतलब अरेंज करनी पड़ेगी। अब वो दूसरा जो प्रश्न का दूसरा भाग है कि लोन सस्ता हो गया तो मुझे घर लेना चाहिए, इसका अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, तो इसका जवाब तो खैर आप पहले दे चुके हैं, लेकिन अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं। कोलकाता से नितिन बनर्जी का है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे घर खरीदना है, इसके लिए सस्ता होम लोन जो है वो मुझे कैसे मिल सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक बलवंत जी, शायद इसमें मैं साथ में एक चीज़ और भी साथ ही पूछ लेती हूँ इनके सवाल के साथ, कि अगर किसी को घर खरीदना है तो निजी बैंक का ऑप्शन रहता है, प्राइवेट बैंक का भी ऑप्शन रहता है, ये क्या क्या ऑप्शंस जो है वो रहते हैं जहां से जो है होम लोन ले सकते हैं, और कौन सा सबसे सही भी रहता है ऑप्शन? देखिए ऐसा है कि कौन सा सही है वो डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, आपका क्या प्रोफाइल है। जैसे आपने बताया बैंक है, प्राइवेट बैंक है और सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है, इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी है। मतलब जैसे जैसे आपके क्रेडिट प्रोफाइल में थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा कम है, तो बैंक फ्लैटली रिफ्यूज कर देती है, परंतु जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेके आपको थोड़ी रिस्क ज्यादा लेके आपको लोन दे सकती है। ओके। तो ऐसा है कि अभी जो डिजिटाइजेशन की वजह से आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत सरल हो गया है। बहुत सारे जो लोन एग्रीगेटर्स है उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे तो आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा कि कौन बैंक क्या रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, होम लोन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन दे रहा है। तो उससे आप जो बॉटम 3 वाले हैं वो देख लीजिए। और जैसे लोगों में परसेप्शन है कि जैसे जो फॉरेन की बैंक है या प्राइवेट बैंक है
वो अननेसेसरी चार्ज वगैरह लगाती है। वैसे मेरा जो खुद का अनुभव है, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम लोन लिया था और वो पूरा 20 साल चला और उस दौरान मुझे एक रुपए का एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया। तो वो जो जनरल परसेप्शन है लोगों में कि प्राइवेट बैंक आपको ज़्यादा आपको फ्लीस कर देती है या फॉरेन बैंक में वो सिचुएशन है, मेरी राय में वैसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई का जो मॉनिटरिंग है वो बहुत अच्छा है और वो बैंक भी घबराती है कि कोई हमारे खिलाफ आरबीआई में कंप्लेन नहीं करे। बिल्कुल, तो आरबीआई का डंडा जो है वो हमेशा रहता ही है। इसका मतलब बलवंत जी, तो आपको टेंशन ये नहीं लेनी है कि आप कहाँ से लोन ले रहे हैं, बस आप ये देखिए कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको कहाँ पर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो दिख रहा है, कहाँ पर ज़्यादा सस्ता आपको लोन मिल रहा है। बलवंत जी, आखिर में मैं उसमें एक चीज़ जानना चाहूँगी, होम लोन जो है आगे जाके ईएमआई अब कम होने जा रही है, तो क्या बेहतर ऑप्शन रहता है ऐसे में? हमें जो है ईएमआई कम करा लेनी चाहिए या फिर लोन के जो ईएमआई चल रही है उसको उतना ही रहने देना चाहिए, लेकिन अवधि जो है वो लोन की कम करा देनी चाहिए? व्यक्ति के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, वो इसका आकलन कैसे करे? वो बहुत मुश्किल वाला प्रश्न है। मतलब ऐसा है कि अगर आपका हाथ तंगी में चल रहा है तो आप सोचेंगे यार बड़ी मुश्किल से तो ईएमआई भर रहा हूँ, तो आप जाइए बैंक के पास में, बैंक को बोलिए हमारा तो ईएमआई कम कर दीजिए। पर अगर आप कंफर्टेबली ईएमआई सर्विस कर पा रहे हैं तो आपको ये एसएल में क्यों पढ़ने का, बैंक में जाओ और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराओ, आपकी ईएमआई जो रेगुलर ईएमआई है वो चलने दो और उससे आपका जो होम लोन है वो थोड़ा जल्दी प्रीपे हो जाएगा। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। मतलब जो एक ही दवाई है वो सब पेशेंट को प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती। उसी तरह मतलब व्यक्ति को खुद को ही समझ में आ जाता है कि मुझे ये जो कंटिन्यू है वो ईएमआई भरता रहूं या नहीं यार, नहीं मुश्किल पड़ रहा है, महीने दर महीने 28-29 तारीख को डब्बा खाली हो जाता है, तो मुझे तो बैंक को जाके ईएमआई कम करने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। परंतु एक बात मैं कहूंगा कि जैसे कम हो रही है वैसे बढ़ेगी भी इसे। जब इंटरेस्ट रेट का साइकिल रिवर्स हो जाएगा तो इंटरेस्ट जो आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ेगी। और उस केस में क्या होता है कि आरबीआई जो बैंक्स है वो ईएमआई बढ़ा देती है। कई केसेज में ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग ईएमआई में बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के साथ में वो लोन रीपेमेंट ही नहीं हो पाता भविष्य में, तो बैंक आर फोर्स टू इंक्रीज द ईएमआई अपवर्डली। ओके, तो आपने ये बात तो बहुत अच्छी बोली है कि हर व्यक्ति के ऊपर जो है ये निर्भर करता है कि उसको आखिरकार क्या ऑप्शन लेना चाहिए, उसे अपनी ईएमआई कम करनी है या फिर आपको अपनी अवधि कम करनी है। तो जैसे सब दवाई जो है, बलवंत जी ने बड़ी सही बात बोली है कि हर दवाई जो है वो हर व्यक्ति को सूट नहीं करती है, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से, यानी कि जो आपके फिनेंस का डॉक्टर है ना, उससे भी ज़रूर सलाह लीजिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमें बहुत आसान भाषा में ये समझाने के लिए कि आखिरकार ये जो घटती हुई ईएमआई है ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियरी रहेगी या नहीं रहेगी, या हमें अवधि कम कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए आखिरकार। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी आपका। तो आरबीआई ने ब्याज दरों में जो है वो कटौती तो कर दी है और लोन लेने से पहले बस आपको क्या करना है, अपनी वित्तीय स्थिति को जो है वो आपको देखना होगा, उसे आपको परखना होगा और फिर ये सोचना होगा कि मुझे नया कोई लोन जो है वो लेना है या नहीं लेना है। हालांकि मौजूदा ग्राहकों के लिए एक अच्छा मौका ये है कि वो अपनी बचत को जो है बढ़ा सकते हैं। तो आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे एक नई खास पेशकश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हमारे इस खास शो में, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि कैसे हम आपकी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, बचत का मौका जो है वो कैसे आपको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।